Roughly 90% of cancers क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साथ लिंक्ड होते हैं, जो कि अराइज कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट से और हमारे लाइफस्टाइल से। करीब 15 साल की रिसर्च के हिसाब से ये देखा जा रहा है कि कैंसर एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शर्मीन है। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगी इन्फ्लेमेशन के, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में जो कि लंबे समय तक चलता रहे, जो कि लो ग्रेड भी हो और साथ में वो प्रोलॉन्ग भी रहे और हमारी बॉडी उसको क्लियर आउट नहीं कर पा रही है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है और फिर वो लंबे समय तक बनता रहता है, यानी कि अब वो बॉडी से जा नहीं रहा है। और उसका बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे डेली हैबिट्स और चॉइसेस पे, प्लस हमारे एनवायरनमेंट पे। तो ऐसे जो बिहेवियर्स होते हैं जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं, उनमें सबसे पहले है रॉन्ग फूड चॉइसेस। ऐसे खाना खाना जो कि हमारी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाए। मतलब इन्फ्लेमेशन को आइडियली हमारी बॉडी में सेटल हो जाना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अगर हम खराब खाना खाते हैं, गलत खाना खाते हैं, अनहेल्दी फूड चॉइसेस है हमारी, तो ये इन्फ्लेमेशन बेस लाइन पे नहीं रहता बल्कि बेस लाइन से ऊपर रहता है। और अब ये मुस्तकिल ऊपर रहता है तो इसका रिलेशनशिप है कैंसर के साथ बन सकता है। ऐसे कौन से खाने हैं जो रॉन्ग फूड चॉइसेस की लिस्ट में आते हैं? इसमें मोस्टली 5 फाइट्स हैं, उनके नाम आप याद कर लीजिए। इसमें सबसे पहले है रिफाइंड ग्रेन्स, जिसमें कि मैदा आता है। आटा हम खाते हैं, अगर वो होल ग्रेन हो तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसी को प्रोसेस करके मैदा बना दें और मैदे की चीजें खाएं तो वो हमारी आंतों से क्लियर आउट भी नहीं हो पाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करता है। दूसरा जो है वो सॉल्ट है। सॉल्ट एक इन्फ्लेमेटरी फूड है। ऐसे बहुत सारे कैंसर्स हैं, स्पेशली गैस्ट्रिक कैंसर, जिसका सॉल्ट से रिलेशनशिप देखा गया है। तो सॉल्ट जो है खुद एक इन्फ्लेमेटरी फूड है और हम सॉल्ट ऊपर से डालते हैं, वो ज्यादा हार्मफुल है एज अपोज टू के सॉल्ट जो कुकिंग में यूज हो गया हो। तो ऊपर से डालना सॉल्ट छोड़ दीजिए और कोशिश करिए जो खाने पकाने में आप सॉल्ट यूज कर रहे हैं वो वहीं पर यूज करें जहां बहुत जरूरत हो। तो अवॉइड करें सॉल्ट का इंटेक। तीसरी चीज जो हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है वो है शुगर। शुगर भी एक आप देखें तो बहुत प्रोसेस्ड फूड है, क्योंकि ये केमिकली प्रोड्यूस्ड फूड है। ये कोई नेचुरल फॉर्म में शुगर जो है नहीं आती, नेचर की तरफ से नहीं है। तो हमने जो शुगर का जो पूरा प्रोसेस है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम शुगर यूज करते हैं, चाय में डालते हैं, मिठाइयों में डालते हैं, हलवे में, सब चीज में हमारी शुगर है आज के जमाने में। और ज्यादातर शुगर तो अब अनसीन फॉर्म में है। वो शुगर जो कि हमें दिख भी नहीं रही है, वो सीरियल्स की फॉर्म में है। और वो जो हम जो कुछ भी हम डेजर्ट्स लेते हैं और हमें उसमें कहीं भी शुगर दिख नहीं रही है, लेकिन वो शुगर है। तो ये सब चीजें जो है हमारी कैंसर की रिस्क बढ़ाती हैं, मोर सो बिकॉज ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जनरेट करती हैं। फिर जो चौथी चीज है वो है एनिमल फैट। एनिमल फैट का मतलब ये हुआ कि वो फैट जो एनिमल सोर्सेज से आ रही है। तो बहुत से लोग जब रेड मीट खाते हैं तो उसमें फैट जो है वो इंक्लूड करते हैं, और उस फैट जो है वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करती है। वो इन्फ्लेमेटरी फूड है, हाईली इन्फ्लेमेटरी फूड है। तो एनिमल फैट्स बहुत डेंजरस है। और फिर कहीं ना कहीं डेयरी भी हार्मफुल है। डेयरी के लिए कहा जाता है कि हम नेचुरली बॉर्न नहीं हुए थे कि हम काऊ का मिल्क पिए, लेकिन बचपन से हमें काऊ का मिल्क दिया जाता है, या बफलो का मिल्क, या गोट मिल्क। तो ये हम इसके लिए हमारी बॉडी नहीं थी डिजाइंड। तो लेकिन हम जो है इस काऊ के मिल्क को खाली मिल्क की तरह यूज नहीं करते, हमने इसको भी प्रोसेस कर दिया इनटू मल्टीपल फॉर्म्स, लाइक चीज है, पनीर है, और प्लस योगर्ट। ये सब चीजें जो है वो योगर्ट के अपने बेनिफिट्स हैं, इन सब के बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। और जब हम इनको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट्स में लें या हम प्रोलॉन्ग्ड या सस्टेन्ड उसमें लें, इससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है। तो 5 तो वाइट्स हैं, और इन एडिशन टू दैट प्रोसेस्ड फूड्स हैं, एंड स्पेशली जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो हमारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि बीइंग सेडेंटरी। तो जब हम किसी सोफे पे या काउच पे बैठते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली इन्फ्लेमेशन के स्टेट में एंटर करना शुरू कर देती है, क्योंकि वहां पर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है इतना अच्छा, ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है। तो जो जितना हम सेडेंटरी रहेंगे उतना हमारी बॉडी जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट में एंटर करेगी। इससे खाली ओबेसिटी नहीं होगी बल्कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगा बाय बीइंग सेडेंटरी और बाय बीइंग रेस्टफुल फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। तो इसीलिए कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। एक और चीज जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करती है वो है
क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब ये हुआ कि जब कोई इवेंट हुआ या कोई हैपनिंग हुई, बल्कि मिसहैप हुआ, तो हम उससे ओवरकम नहीं कर पाए और हमने उस साइकिल को ब्रेक नहीं किया, हम उस ओवर थिंकिंग के लूप में एंटर कर गए और उस ओवर थिंकिंग से हमारी बॉडी जो है कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है और एक स्ट्रेस्ड आउट रिस्पॉन्स जनरेट करती है, और जितनी देर तक ये लास्ट करेगा उतनी देर तक हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के पैरामीटर्स जो है वो बढ़ने लगेंगे। इम्यून सिस्टम जो है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करने लगेगा क्रोनिकली स्ट्रेस्ड बॉडी में, तो इम्यूनिटी जो है वो डाउन होने लगेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए स्ट्रेस का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, हमें ऑन ए डेली बेसिस करना चाहिए। एक और चीज जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर रहा है वो है स्मोकिंग या फिर तंबाकू का इस्तेमाल। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें देखा गया कि इंडिया में जो औरतें हैं वो तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं अननोइंगली, कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है अगर देखा जाए कि अगर आपको यही नहीं मालूम कि आप जो तंबाकू मुंह में रख रहे हैं उसके क्या हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अभी जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो सबसे ज्यादा ओरल कैंसर के पेशेंट्स आते हैं। रफली 10 पेशेंट्स में एवरी 3 to 4 पेशेंट्स आर ऑफ ओरल कैंसर, एंड ओरल कैंसर का मेजरली जो कॉज है वो तंबाकू इस्तेमाल करना है या स्मोक करना है या बीड़ी का इस्तेमाल या हुक्के का इस्तेमाल। तो किसी भी फॉर्म में आप तंबाकू यूज कर रहे हैं वो आपकी ब्लड में जा रहा है, वो सर्कुलेशन में जा रहा है और वो लोकली भी आपको डैमेज कर रहा है और वो कहीं और का भी कैंसर आपको कर सकता है। तो इसलिए तंबाकू जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन प्रमोट कर रहा है। एक और जो चीज जो इन्फ्लेमेशन प्रमोट कर रहा है वो है अल्कोहल। एंड बिलीव मी, जिस सर्कल में भी हम जाते हैं वहां पर सब लोग आजकल ड्रिंक कर रहे हैं और वो ये सरप्राइज्ड होते हैं कि हम क्यों नहीं ड्रिंक कर रहे हैं, क्योंकि ड्रिंकिंग जो है वो एक बहुत कल्चरल चीज हो गई है, एक तरह का एक नॉर्म हो गया है, सोसाइटी ने उसको ओके कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स उसके कोई और फैक्टर्स पे हमें नजर नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हर आदमी को चॉइस है कि वो अपने लिए चूज करे, बट द थिंग इज कि ये एक बहुत हैजार्डस केमिकल है। इसके अंदर जो इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो अल्कोहल है और अल्कोहल मेटाबोलाइज होके एसिटल्डिहाइड बनाता है हमारे लिवर में, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जीनोटॉक्सिक हैं, यानी कि हमारे जीन्स में म्यूटेशन करने की कैपेसिटी रखती हैं। तो हमको अल्कोहल जो है वो भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के थ्रू ही हमको डैमेज करता है। लेकिन अब अल्कोहल के वर्ड में अब्यूज यूज नहीं होता है, इसलिए ये पुराना और थोड़ा सा रिडंडेंट वर्ड है। अल्कोहल अब्यूज मीन्स कि आप ज्यादा अल्कोहल अमाउंट में पी रहे हैं। आज की जो रिसर्चेस हैं वो ये कह रही है यूज ऑफ अल्कोहल, विच मीन्स कि अल्कोहल छोटी सी अमाउंट में भी आपको हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि वो आपकी खाली कैंसर के रिस्क नहीं बढ़ा रहा थ्रू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। थ्रू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वो आपको मल्टीपल चीजों के लिए रिस्क बढ़ा रहा है। लिवर डिजीज के लिए रिस्क बढ़ा रहा है, हार्ट डिजीज की रिस्क बढ़ा रहा है, ब्रेन डिजीज की यानी कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की रिस्क बढ़ा रहा है। तो इसलिए यूज ऑफ अल्कोहल जो है वही इनफ है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट जनरेट करने के लिए। फिर कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं, ऐसे इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में जो आ गए और जा ही नहीं पाए, बॉडी क्लियर ही नहीं कर पाई, हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया टाइम पर, या हो सकता है हमने ट्रीटमेंट लिया लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो था वो रेजिस्टेंट था और उसने अपने मेथड्स यूज किए उसको सरवाइव करने के लिए। तो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, तो ये सब मिलके कैंसर के रिस्क बढ़ाते और इनका जो प्रोसेस होता है थ्रू विच दे एंटर इनटू कैंसर फॉर्मेशन इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सो बेसिकली ये क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड रखते हैं उस ऑर्गन को। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी जब हो जाता है तो कैंसर हो जाता है। जब लॉन्ग स्टैंडिंग हेपेटाइटिस बी हो क्रॉनिक नेचर का तो अक्सर लिवर कैंसर हो जाता है। इसी तरह से क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन वो भी हेपेटाइटिस करता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं पैरासिटिक जैसे शिस्टोसोमियासिस या फिर क्लोनॉर्किस, ये कुछ ऐसे पैरासिटिक हुक वॉर्म है, टेप वॉर्म है, ये भी डैमेजिंग इफेक्ट्स करते हैं, ये भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं। फिर कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शंस हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस या CMV वायरस या फिर एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस नेसोफेरेंजियल कैंसर करता है तो CMV भी कैंसर करता है, या फिर जैसे HPV एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो वार्ड्स भी करता है, लीजन्स भी करता है और साथ में वो कैंसर भी करता है, वो सर्वाइकल कैंसर देता है, ओरल कैंसर भी कर सकता है। तो ये
वायरल इन्फेक्शंस जो हमारी बॉडी से जा नहीं रहे हैं, वो भी हमें कैपेसिटी रखते हैं कैंसर करने के लिए। साथ में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एच पाइलोरी, उसका भी रिलेशनशिप कैंसर से है। स्टमक कैंसर से एच पाइलोरी का रिलेशनशिप है, लेकिन एच पाइलोरी का इन्फेक्शन नहीं कैंसर होगा। जब वो एच पाइलोरी हमारी बॉडी से जाएगा नहीं, हमारी बॉडी में कांस्टेंट बना रहेगा उसकी प्रेजेंस, तब जाके कैंसर की रिस्क बढ़ जाएगी। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो मेंटल हेल्थ स्टेट्स में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देख गया है। तो मेंटल हेल्थ स्टेट्स जैसे डिप्रेशन है, तो या एंजाइटी है, या फिर एक डिस्टर्ब्ड स्लीप है, तो कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ स्टेट्स भी हैं जिसमें कि शिज़ोफ्रेनिया भी है, तो उसमें भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखा गया है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग इज लैक ऑफ स्लीप। जब हम प्रोलॉन्ग्ड स्लीप हम डिप्राइव्ड होते हैं तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट में हम एंटर कर जाते हैं, और ये जो स्लीप जो है इसलिए बहुत जरूरी है। तो जो लोग बहुत 3 to 4 आवर्स सोते हैं एक दिन में, या 5 आवर्स सोते हैं, तो वो क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड है, और लैक ऑफ स्लीप भी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। इसके अलावा ओबेसिटी एक बहुत बड़ी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। ओबेसिटी जो है वो एडिपोज टिश्यू का एक्यूमुलेशन है हमारी बॉडी में। ये एडिपोज टिश्यू यानी कि एक्सेसिव बॉडी फैट हमारी बॉडी में जब एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी में डिपॉजिट्स बन जाते हैं इसके, चाहे पेट के अराउंड हो या किसी और पार्ट ऑफ बॉडी में हो, तो फिर ये खुद एक ऑर्गन की तरह फंक्शन करने लगते हैं। तो ये जो चर्बी होती है या जो फैट होती है बॉडी में, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन की तरह फंक्शन करने लगती है, और ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट जनरेट करती है। ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग हो जाती है, फ्री रेडिकल्स को जनरेट करती है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी रिलीज करती है। तो ये काफी सारे फैक्टर्स रिलीज करने लगता है जिससे कि इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ने लगता है बॉडी में। तो ओबेसिटी जो है इसलिए हार्मफुल है क्योंकि वो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। इन्फ्लेमेशन हमें पोल्यूशन से भी होता है। वो पोल्यूशन जो एयर पोल्यूशन हो, या चाहे सॉइल पोल्यूशन हो, या फिर वाटर पोल्यूशन हो, तो जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो पोल्यूशन, तो जो एयर पोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे PM 2.5 या PM 10, या फिर जो सॉल्युबल कंपाउंड्स है या इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हैं, वो सब मिलकर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। वो स्किन से भी एंटर करते हैं, हम इनहेल भी करते हैं, और ये हमारी बॉडी में जाके फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी जाते हैं और इन्फ्लेमेशन जनरेट करते हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है वो है रेडिएशन। रेडिएशन हमें सनलाइट से भी मिलती है, और रेडिएशन जो हमें जब हम कोई टेस्ट कराने जाते हैं, कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के थ्रू जाते हैं, तो हम एक्सरे कराते हैं या CT स्कैन कराते हैं, तो जो ये वाली रेडिएशन है ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है अगर हम इस चीज को बार बार करें। तो सनलाइट की से जो रेडिएशन मिलती है ये भी इन्फ्लेमेशन जनरेट करती है। इनिशियली ये सनबर्न करती है, और फिर आगे जाके हो सकता है ये स्किन कैंसर की फॉर्म ले ले। तो ये सारे कॉजेज जो थे आज मैंने आपसे डिस्कस करे, इसमें और भी बहुत सारे कॉजेज होंगे जो हो सकता है मैंने मिस आउट कर दिए हों, लेकिन ये मेजर कॉजेज हैं हमारे अराउंड जो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में जनरेट कर रहे हैं और इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को प्रमोट कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि 30% ऑफ जो मेलिग्नेंसीज हम आजकल देख रहे हैं वो इनहेल्ड इरिटेंट्स की वजह से हैं। इनहेल्ड इरिटेंट्स का मतलब हुआ टोबैको स्मोक, या सिलिका, या एस्बेस्टस, या डस्ट पार्टिकल्स, या फिर कोल जो कोल वर्कर्स होते हैं वो सूंघते हैं, उनकी सांस में जाता है, या जो रबर इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी सांस में जाता है। फिर जो वुड इंडस्ट्री में काम करते हैं वो भी वुड पार्टिकल्स जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो नेकेड आई से दिखते नहीं है, वो इनहेल करते हैं। फिर जैसे रेडॉन है, कैडमियम है, या कोई और हैवी मेटल्स है, ये भी हमारी इनहेल्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो 30% मेलिग्नेंसीज जो हैं वो सिर्फ इन इनहेल्ड इरिटेंट्स की वजह से हो रही हैं, और ये केमिकल इरिटेंट्स या तो हमारी बॉडी से क्लियर आउट नहीं हो पाते, या फिर वो एक नाइडस क्रिएट कर देते हैं जहां पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि एक बीज बो देते हैं हमारी बॉडी में, और वहां पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है प्रोसेस सेटअप होने शुरू हो जाता है, और फिर ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, और ये कभी कभी ये डायरेक्टली कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब ये खुद से कैंसर कॉजिंग कर रहे हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, जो कि ओबेसिटी से आता है, हाइपरलिपिडीमिया से आता है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या फिर हाई ब्लड प्रेशर से आता है। तो ये सारे
सारे फैक्टर्स जो है मिलाकर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी एंटिटी जो कि बहुत डिफाइंड नहीं है उसको क्रिएट कर देते हैं। एक इस तरह का एनवायरनमेंट हो जाता है बॉडी में कि डिजीज प्रोमोटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जो कि आगे जाके कैंसर के रिस्क बढ़ा सकता है। तो इन सब को मैलिग्नेंसी से लिंक करा गया है। जितने भी मैंने आपको आज फैक्टर्स बताए हैं इनका सबका कैंसर से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो आज के लिए इतना ही काफी था। आज हमने बात करी है वो फैक्टर्स पर जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।